हेलो बेटा। हेलो बच्चों। अब हम आज पाठ 12 अमन शांति है ध्येय हमारा का भावार्थ देखेंगे। शायद मैं इसको पहले भी आपको भेज चुकी हूँ, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो फिर से एक बार देख लें। विजय विश्व डैश डैश ध्येय हमारा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 12 अमन शांति है ध्येय हमारा से ली गई है। इसके कवि दिनेश कुमार पांडे जी है ना। इसमें कवि देश की प्रगति के लिए शांति की आवश्यकता को समझा रहे हैं, है ना, एवं देशवासियों के ध्येय और निष्ठा को बता रहे हैं। अब भावार्थ में कहते हैं, कवि कहते हैं कि यह विश्व जितना नहीं चाहता, वह अपने देश की आज़ादी व अमन शांति चाहता है। यही उनका उद्देश्य है। कवि कहते हैं कि जब भी हमने नई व अनोखी खोज की, तब उन्नति के मार्ग को सरल व सफल बनाया। हमने केवल अपनी कला ही नहीं, कुशलता भी दिखलाई। हमारा प्यारा झंडा लहर लहर कर हमें त्याग और बलिदान की सीख देता है। हम केवल विश्व को जीतना नहीं चाहते, हम तो अमन शांति प्राप्त करना चाहते, यही लक्ष्य हमारा है। अगला है बेटा अखिल विश्व डैश डैश ध्येय हमारा। आपको बुक में से ये पूरी पंक्तियाँ मिल जाएगी। मैंने पंक्ति की फर्स्ट शब्द और उसका पैरा का लास्ट वाला शब्द लिया है ना बेटा। अब जो संदर्भ है हमने ऊपर जो लिखा वही लिखना है, प्रसंग भी हमें ऊपर जो लिखा वही लिखना है। भावार्थ, इन पंक्तियों से कवि का तात्पर्य है कि जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने पोखरण परीक्षण में सफलता प्राप्त की, तो वह संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर गया और पूरे देश में अपार खुशियाँ छा गई। धरती और आकाश में युग युग से अमर शहीदों की जय जयकार करते हुए आगे बढ़ा। हम केवल विश्व को जीतना नहीं चाहते, हम तो पूरे देश में अमन और शांति चाहते हैं। अगला है बेटा बांट न पाएगा डैश 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 ध्येय हमारा। संदर्भ प्रसंग आपको जो फर्स्ट में लिखा वही लिखना है। इसमें देखो कवि कह रहे हैं कि हमें जाति, धर्म और भाषा का जो ये बंधन है ये कभी भी बांट नहीं पाएगा। हम तो सब लोग मिलकर उसी प्रकार रहेंगे जिस तरह भाई बहन और परिवार रहता है। जिस प्रकार विभिन्न प्रकार के फल फूल बगीचों में एक साथ रहते हैं और वह हरा भरा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हम भी स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस में उजाला करते रहेंगे। हम केवल विश्व को नहीं जीतना चाहते, हम तो पूरे विश्व में अमन शांति कायम करना चाहते, यही हमारा लक्ष्य है। अगला है बेटा आदिकाल डैश डैश ध्येय हमारा। संदर्भ और प्रसंग दोनों आपको पहले वाला ही लिखना है। यहाँ पर भावार्थ देखेंगे, प्राचीन काल से जो परिवर्तन चला आ रहा है वह परिवर्तन अब जाकर पवित्र स्वच्छ हुआ है। विपत्तियों और कष्टों की तेज ज्वाला में तपकर मनुष्य ज्ञानी हो गया है। विभिन्न जातियों और भाषा के लोग से मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति में अनेकता में एकता है। यह केवल विश्व को जीतना नहीं चाहते, वो तो अमन शांति पूरे विश्व में कायम करना चाहते, यही लक्ष्य है उनका। अब बेटा आपको पाठ 14 मैंने यहाँ भेज दिया है, उसकी कहानी आपको सारांश यहाँ भेज रही हूँ, आप उसको समझना। गोपी कहानी सावित्री परमार द्वारा लिखी गई परिश्रम का महत्व बताने वाली रोचक कहानी है। एक बार की बात है, शिल्पा यात्रा से लौटी थी कि उनकी पड़ोसन कांता ने उन्हें कुछ पत्र
वो चाबी दी। जब शिल्पा पत्रों को पढ़ने के लिए बैठी तो उसे एक गुलाबी रंग का लिफाफा नजर आया। उसमें शादी का निमंत्रण पत्र और एक खत था, मतलब पत्र था। यह पत्र उनके पुराने शिष्य गोपी का था, जिसमें गोपी ने लिखा था कि उन्होंने उसे दलदल से निकालकर साहस, प्रेरणा और सही दिशा का ज्ञान करवाया। गोपी ने नौकरी करते हुए छोटे भाई को पढ़ा कर उसे काम दिलवा दिया। गोपी ने स्काउटिंग का प्रशिक्षण लेकर एक शिक्षण संस्था में नौकरी भी कर ली। उसका विवाह होने वाला था, इसीलिए उसने निमंत्रण पत्र अपनी टीचर को भेजा था। पत्र पढ़ते ही शिल्पा को 12वीं की छात्र गोपी की याद आ गई। पूरी छवि उसके सामने दिखने लगी। सभी स्वच्छ, अनुशासित और पढ़ने में रुचि रखने वाले बच्चे थे। केवल गोपी कक्षा में सबसे पिछली कोने वाली सीट पर बैठता था। वह बहुत लापरवाह था। उसे देखकर शिल्पा बहुत गुस्सा होती थी और उस पे खीज उठती थी। बार बार लज्जित करने पर भी वह चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहता था। लेकिन शिल्पा को इस बात से कुछ समझ नहीं आता था। फिर वह कुछ दिनों से देर से स्कूल आने लगा। अचानक 8 दिन तक गोपी विद्यालय नहीं आया और जब कक्षा में आया तो शिल्पा ने उसे एक चांटा मारा और उसकी टोपी खींच कर न आने का कारण पूछा। उसने सिर पे टोपी लगाई हुई थी तो उसने टोपी लगाया, खींच ली। ये क्या तरीका है स्कूल आने का? और पूछा। जब उसका सिर देखा तो उससे प्यार से पूछा। सिर देखा तो क्या देखा उसने कि सिर पर उसके बाल नहीं है। तब शिल्पा समझ गई कि ज़रूर कुछ बात है। तब उसे थोड़ा प्यार आया और उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ? तब गोपी ने रोते हुए बताया कि उसके पिताजी की मृत्यु हो गई है। वह बहुत गरीब है। उसकी माँ भी बहुत कमज़ोर हो गई है। वह सुबह 7 बजे से 1 बजे तक मजदूरी करता है। उसने शिल्पा से स्कूल से नाम न काटने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि शिल्पा ने उसे कहा कि तुम नहीं आते तो मैं तुम्हारा नाम स्कूल से काट दूंगी। रोते हुए उसने प्रार्थना की। यह सब सुनकर शिल्पा को बहुत पछतावा हुआ और दूसरे दिन शिल्पा ने मेज पर 100 रुपये रखी और दूसरे बच्चों को भी गोपी की मदद करने को कहा। सभी बच्चों ने उसके पिता की 13वीं के दिन उसकी मदद की और उसकी पढ़ाई में भी मदद की। इस प्रकार गोपी का कक्षा में सभी से गहरा रिश्ता बन गया। आज शिल्पा को गोपी का पत्र देखकर सब कुछ याद आ गया और वह बोली, गोपी को आशीर्वाद देने जरूर जाऊंगी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है बेटा? देखो, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सहयोग और मानवता जैसे गुणों का विकास करना चाहिए और परिश्रम के महत्व का हमें पता होना चाहिए। अब बेटा पार्ट 16 में आप देखेंगे, मैं आपको भावार्थ भेज रही हूँ। बोली एक डैश डैश आनी, यहाँ पर नीति दशक से ली गई है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इन पंक्तियों में बोली के महत्व को
समझाया गया है। ये प्रसंग है। भावार्थ कवि कहते हैं कि बोली अमूल्य है, इसे सोच समझकर बोलना चाहिए। अपने शब्दों को तोल मोल कर मुख से बाहर निकालना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े झगड़े भी हो सकते हैं। अगला है बेटा, जब गुण डैश डैश बदले डैश जाए। संदर्भ आप पूर्व में लिखा वही लिखेंगे, प्रसंग हर पंक्ति का अलग होगा। इन पंक्तियों में कवि ने गुणों की महिमा को बताया है। भावार्थ कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप में सद्गुण और उसे सुनकर ग्रहण करने वाला व्यक्ति मिले, तो अगर आप में अच्छे गुण हैं और उनको पहचानने वाला व्यक्ति मिले तो वह यह लाख रुपए के हैं। और अगर आपके ज्ञान का कोई कदरदार या सुनने वाला नहीं मिले तो यह कौड़ी के समान आपका ज्ञान है। कहने का यह मतलब है कि अगर आप में गुण है और गुण को पहचानने वाला व्यक्ति मिले तो वह आपका गुण लाख रुपए का है। और आप में इतने गुण होने के बाद भी कोई आपको पहचानने वाला नहीं मिले, यानी आपके गुणों की तारीफ करने वाला नहीं मिले, समझने वाला नहीं मिले, तो वह कौड़ी के समान गुण है। अगला है निंदक दूरी डैश डैश आन। यहाँ पूर्वानुसार लिखेंगे हम संदर्भ। अब इनमें कवि ने निंदक को साबुन के समान बताया गया है, अर्थात जो हमारी निंदा करता है उसे बड़े आदर और मान के साथ मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि वह अपनी बक बक से हमारे अवगुणों को बताता है और उन्हें मिटाने का प्रयास करता है, इसलिए वो हमारे लिए साबुन रूपी है। और वह अगला है आप न डैश डैश हानि। बेटा पूर्वानुसार आ जाएगा संदर्भ। अगला है इसमें रहीमदास ने एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव व उसकी हानि का वर्णन किया है। रहीमदास जी यहाँ कह रहे हैं कि गन्ने के में सभी जगह रस होता है, लेकिन उसमें रस की खान होती है, परंतु जहाँ गन्ने में गांठ होती है ना, हर उसके एक एक पीस के बाद गांठ होती है, उसमें रस नहीं होता है। तो मनुष्य का स्वभाव में प्रेम भावना होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके मन में गांठ हो और अर्थात उसके मन में दूसरों के प्रति बैर की भावना हो तो वहाँ स्नेह की भावना नहीं हो सकती। इसीलिए मन में गांठ न रखकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और अगला है समय। इन पंक्तियों में अगला ये आपा न डैश डैश बबूल। इन पंक्तियों में कवि बबूल के पेड़ के बारे में कह रहे हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि हमें बबूल के पेड़ की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं व उसकी डाली पत्ते फल फूल किसी के कार्य नहीं आते। रास्ते में कांटे बिछाकर दूसरों को भी कार्य नहीं करने देते और उनमें बाधा पहुंचाते रहते हैं। अब अगला है समय लाभ डैश डैश हुक। इन पंक्तियों में बेटा कवि क्या कह रहे हैं, संदर्भ पूर्वानुसार आ जाएगा और इनमें समय के महत्व को बता रहे हैं। कवि कहते हैं कि समझदार मनुष्य अपने कार्य को समय से पूर्ण कर
आगे बढ़ जाता है वही चतुर कहलाता है। जो समय के महत्व को नहीं समझता वह हमेशा पीछे रह जाता है, और क्योंकि समय किसी का भी इंतज़ार नहीं करता। आगे है बेटा, जब लगी डैश डैश रिपु होय। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने बुरे समय के महत्व को समझाया है। कवि कहते हैं कि जब हमारे पास धन व पूंजी नहीं होती तब हमारा कोई मित्र नहीं होता। जिस प्रकार बिना पानी के कमल नहीं रह सकता और सूर्य अधिक तपकर सभी का दुश्मन बन जाता है, इसी प्रकार किसी भी चीज़ की अधिकता हमारा विनाश कर देती है। आगे है बेटा, रहीमन खोजे डैश डैश हानि। संदर्भ पूर्वानुसार हो जाएगा। प्रसंग। इसमें एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव और उसकी हानि का वर्णन कवि ने, रहीमदास जी ने किया है। अब यहाँ पर रहीमदास जी कह रहे हैं कि गन्ने में सभी जगह रस होता है, अर्थात रस की खान, परंतु जहाँ गन्ने में गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता। मनुष्य के स्वभाव में प्रेम भावना होनी चाहिए, लेकिन अगर उसके मन में गांठ हो अर्थात उसके प्रति प्रेम बैर भावना हो, वहाँ स्नेह भावना नहीं होती। इसीलिए मन में गांठ न रखकर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगला है बेटा, शशि सुकेश घटी सीम। पूर्वानुसार आएगा संदर्भ। प्रसंग। इस दोहे में मनुष्य के मान सम्मान और स्नेह के बारे में बताया गया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा साहस और पानी बढ़ते और घटते जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का मान और सम्मान तथा स्नेह बढ़ाने से बढ़ते हैं और घटाने से घटते हैं। मनुष्य के अच्छे व्यवहार से उसका मान सम्मान और स्नेह बढ़ता है, और अगर वो बुरा व्यवहार करेगा तो उसका मान सम्मान व्यवहार घटता जाएगा। अगला है बेटा, जहाँ डैश डैश तह भोर। संदर्भ पूर्वानुसार आ जाएगा। यह वृंद कवि के दोहे हैं। अब इन पंक्तियों में वृंद कवि ने प्रीति और सुख का महत्व बताया है। यहाँ पर वृंद कवि कहते हैं जहाँ सज्जन होते हैं वहाँ स्नेह होता है, मतलब जहाँ अच्छे लोग होते हैं वो बड़े प्यार से हर चीज़ को करते हैं, और जहाँ स्नेह होता है ना वहाँ सुख अपने आप आ जाता है। जिस प्रकार जहाँ पुष्प है वहाँ सुगंध आ ही जाएगी और चारों तरफ बहार हो जाएगी, वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। अब अगला है बेटा, सुनिए डैश डैश उपचार। संदर्भ पूर्वानुसार आएगा। प्रसंग। इसमें कवि ने सबको खुश करने की बात कही है। कवि कहते हैं कि हमें सबकी बात सुनना चाहिए, लेकिन जिसमें सबकी भलाई हो उस बात पर विचार करके ही कार्य करना चाहिए ताकि सभी लोग खुश रहें। कवि कहते हैं सबको खुश रखने का यही एक उपाय है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे समाप्त होता है आपका पार्ट 16 का भावार्थ और 12 उसकी कहानी, है ना। अब अगली बार में पार्ट 16 के प्रश्नोत्तर और विविध प्रश्नावली 2 आपको भेजूंगी, है ना। उसके बाद हम व्याकरण पोषण देख लेंगे। उसकी मैं PDF बनाऊंगी जिसमें आपको निबंध, एप्लीकेशन और परिभाषा और जीवन परिचय आदि आपको भेजे जाएंगे। ओके बेटा, बाय।